हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है पुनः आज आपको मेरी क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था हम लोगों से, मैंने आपको पढ़ाया था सिंथेसिस, और उसमें हम लोगों ने जाना था कि सिंथेसिस होता क्या है और सिंथेसिस के प्रकार क्या होते हैं। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि उस सिंथेसिस के जो प्रकार थे उनके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और चलिए आज जुड़ते हैं पुनः उसी अंदाज में, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो आसान क्या कठिन क्या ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की पुनः क्लास को। आइए, तो सिंथेसिस में हमने ये जाना था कि सिंथेसिस जो है, सिंथेसिस जो 3 प्रकार का होता था उसमें हमने सिंपल को जान लिया था। सिंथेसिस के जब टाइपों में हम बात कर रहे हैं तो एक होता रहा सिंपल, दूसरे में हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स की, और तीसरे में हमने बात की थी कंपाउंड की। किसकी? कंपाउंड की। तो हमने उस दिन सिंपल को समझ लिया था कि सिंपल क्या होता है, सिंपल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। और हम लोग कॉम्प्लेक्स को पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने ये जाना था कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें प्रिंसिपल क्लॉज, उसमें क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज, प्लस वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो अगर बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो बनता किसके है, तो प्रिंसिपल क्लॉज और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बनता है। तो अगर बात की जाए तो ये प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, तो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्लॉज को अगर हमको पढ़ना है तो हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, क्लॉज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा कि क्लॉज क्या होती है, तभी हम जान पाएंगे कि ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये कहता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए हम क्लॉज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके बारे में? क्लॉज के बारे में। तो अगर क्लॉज के बारे में कहा जाए, क्लॉज जो होता है वो होता क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट और जो वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। जहां पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल जाए उसमें क्या हो जाएगी, एक क्लॉज हो जाएगी। जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के द्वारा अगर स्पष्ट करें, अगर समझा जाए कि क्लॉज हम किसको कहेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे मैं कह दूं आई वॉन्ट अ ब्लैक शर्ट, अ ब्लैक शर्ट। ये अगर इस पूरी की बात करें तो एक वाक्य लिखा हुआ है, ये पूरा एक वाक्य लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें थोड़ी बात करूं क्लॉज की, तो क्लॉज किसको कहते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को क्या कहा जाता है, क्लॉज कहा जाता है। तो यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और बाट यहाँ पर क्या है, वर्ब है, बाट क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, आई बाट क्या है, तो सब्जेक्ट और वर्ब को अगर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो आई बाट क्या बन जाएगा, हमारा क्लॉज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लॉज बन जाएगा। तो अगर यहां से अगर हमें क्लॉज की परिभाषा निकालनी हो तो क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट इज कॉल्ड क्लॉज। क्या हो जाएगी परिभाषा, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब क्या कहलाता है भाई, हमारा क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है,
अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो सब्जेक्ट और वर्ब का क्या है, कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, हमारा क्लास हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्लास को जाना, जहां पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। तो क्लास में अब हमको क्लास के बारे में तो जान गए, लेकिन क्लासों में हमको जानना क्या है कि प्रिंसिपल क्लास क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है, क्योंकि क्लास के प्रकार भी होते हैं। क्लास के प्रकारों में ही कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि क्लास के टाइप क्या होते हैं। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्लास के प्रकार, क्लास के प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं कि क्लास कितने प्रकार की होती है। समझते हैं क्लास की। जो क्लास है, क्लास के बारे में हमने क्या जाना कि सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है भैया, क्लास होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्लास कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का क्लास होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार। क्लास जो होते हैं वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रिंसिपल क्लास, नंबर 1 प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास। नंबर 2 पर अगर बात करें, नंबर 2 पर बात करें अगर, तो इसको कहा जाता है सब ऑर्डिनेट क्लास, सब ऑर्डिनेट क्लास। और जो तीसरा प्रकार है इसका, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास। तो अब इनको समझा जाए कि जो क्लास है, तो क्लास के बारे में हमने जाना कि क्लास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। और यही क्लास 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की क्लास, तो 3 प्रकार की क्लास होती है, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। तो अब यहाँ पर बात ये की जाए कि प्रिंसिपल क्लास क्या होती है। तो अगर बात करें प्रिंसिपल क्लास की, तो प्रिंसिपल क्लास को मेन क्लास के नाम से भी जाना जाता है। किस क्लास के नाम से, मेन क्लास के नाम से भी जाना जाता है। और मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास का ही एक नाम इंडिपेंडेंट क्लास भी होता है। इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल क्लास को समझा जाए, किसको समझे, प्रिंसिपल क्लास को अगर हम लोग समझे कि ये जो प्रिंसिपल क्लास है वो होती क्या है। तो अगर प्रिंसिपल क्लास में हम लोग बारे में बात करें कि ये प्रिंसिपल क्लास होती क्या है, तो ऐसी क्लास, अब देखो इसका नाम है इंडिपेंडेंट क्लास। क्या नाम है, इंडिपेंडेंट क्लास। प्रिंसिपल क्लास का एक नाम मेन क्लास और एक और नाम होता है इसका इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ऐसी क्लास जो किसी पर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र क्लास हो। ऐसी क्लास जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लास पर निर्भर नहीं रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। ऐसी क्लास जो अपने अर्थ के लिए दूसरी क्लास पर निर्भर नहीं रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्लास के बारे में हमने क्या जाना कि ऐसी क्लास जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लास पर निर्भर नहीं रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। अब जैसे सबऑर्डिनेट क्लास की बात करें तो इसका एक नाम डिपेंडेंट क्लास है। क्या नाम है, डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास। अब सबऑर्डिनेट क्लास का नाम क्या है, डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास का मतलब ये होता है डिपेंड, किसी पर आश्रित होना। तो सबऑर्डिनेट क्लास जिसे कहते हैं ऐसी क्लास जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लास पर निर्भर होती है। अर्थात कहने का भाव ये कि जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लास पर निर्भर करती है। तो ऐसी क्लास जो दूसरी क्लास पर निर्भर हो, अपने अर्थ के लिए दूसरी क्लास पर निर्भर हो, उसको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लास का एक नाम डिपेंडेंट क्लास भी होता है। क्या नाम होता है, डिपेंडेंट क्लास होता है। बट अगर हम कोऑर्डिनेट क्लास की बात करें तो कोऑर्डिनेट क्लास एक ऐसी क्लास होती है
जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लास पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात कहने का भाव ये, जो कोऑर्डिनेट क्लास होती है वो प्रिंसिपल क्लास की तरह व्यवहार करती है। जो कोऑर्डिनेट क्लास होती है वो किसकी तरह व्यवहार करेगी? प्रिंसिपल क्लास की तरह व्यवहार करेगी। अर्थात जैसा कि बताया गया कि प्रिंसिपल क्लास जो है वो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, ठीक उसी प्रकार कोऑर्डिनेट क्लास भी अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लास पर निर्भर नहीं करती है। तो भाई अगर यहाँ पर समझा जाए कि प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास में अंतर क्या बचेगा, तो अंतर है। अंतर सिर्फ ये है कि जो कोऑर्डिनेट क्लास होती है वो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ी होती है, वो भी कंजंक्शन में जोड़ बताने वाले कंजंक्शन से जुड़ी होती है। ऐसी क्लास जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लास पर निर्भर ना हो लेकिन किसी न किसी जोड़ बताने वाले कंजंक्शन से क्या होती है? जुड़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। जैसे कि एक एक तौर पर हम इनकी परिभाषाओं की बात करें तो ये क्या है? स्वतंत्र क्लास है। अपने अर्थ के लिए अपने अर्थ के लिए दूसरी क्लास पर निर्भर नहीं रहती। दूसरी क्लास पर निर्भर नहीं रहती है। इसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास की परिभाषा क्या बनी? अपने अर्थ के लिए दूसरी क्लास पर निर्भर नहीं रहती है। अब अगर मैं सबऑर्डिनेट क्लास की बात करूं, इसकी बात करूं तो ये क्या करती है? सबऑर्डिनेट क्लास अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लास पर क्या रहती है? निर्भर रहती है। अर्थात स्वयं का वजूद नहीं है, अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे की सहायता लेती है। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ कि अपने अर्थ के लिए दूसरी क्लास पर निर्भर रहती है। अर्थात ये जो क्लास है स्वतंत्र क्लास है और ये जो क्लास है स्वतंत्र क्लास नहीं है, डिपेंडेंट क्लास है, आश्रित क्लास है। क्या है? आश्रित है दूसरे पर। अगर हम कोऑर्डिनेट क्लास की बात करें तो ये क्लास भी किसकी तरह व्यवहार करती है भैया? प्रिंसिपल क्लास की तरह व्यवहार करती है। अर्थात ये भी क्या है? स्वतंत्र है, अपने अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं करती है। जैसे अगर इसकी परिभाषा को देखा जाए तो ये क्या करती है? अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लास पर निर्भर नहीं रहती है। लेकिन किसी न किसी जोड़ बताने वाले कंजंक्शन से जुड़ी रहती है। अब देखो यहाँ पर मैंने तीनों क्लासों का जिक्र किया। तीनों क्लासों में सबसे पहले हमने ये देखा कि क्लास कहते किसको है, तो हमने जाना कि सब्जेक्ट और वर्ब के जो मिश्रण को क्या कहा जाता है? क्लास कहा जाता है। फिर हमने क्लास के प्रकार देखे तो क्लास के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार क्लास के? तो 3 प्रकार होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। अब तीनों क्लासों में मैंने ये जाना कि जो प्रिंसिपल क्लास होती है उसका एक नाम मेन क्लास और एक नाम इंडिपेंडेंट क्लास होता है। अब इसकी पहचान हमने जानी तो पहचान में यह पता चला कि प्रिंसिपल क्लास वो क्लास होती है जो अपने अर्थ के लिए दूसरी क्लास पर निर्भर नहीं रहती है। अर्थात इसको किसी की जरूरत, दूसरी क्लास की जरूरत नहीं होती है। फिर हमने सबऑर्डिनेट क्लास की बात की, इसका नाम एक डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पर आश्रित होना। ऐसी क्लास जो अपने अर्थ के लिए
किसी दूसरी क्लास पर क्या होती है, निर्भर रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास। तो फिर हमने कोऑर्डिनेट क्लास की बात की। तो कोऑर्डिनेट क्लास एक ऐसी क्लास है जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लास पर निर्भर तो नहीं रहती है, लेकिन वो किसी ना किसी जोड़ बताने वाले कंजंक्शन से जुड़ी होती है। क्यों? क्योंकि नहीं तो प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास में सिमिलरिटी हो जाती है। भाई किसको प्रिंसिपल कहे और किसको कोऑर्डिनेट कहे, तो इसमें तो दोनों में इनके जो गुण है समान है, लेकिन इसकी पहचान में यह जोड़ दिया गया जो किसी ना किसी जोड़ बताने वाले कंजंक्शन से जुड़ी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। आइए एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि कौन प्रिंसिपल क्लास होगा, कौन सबऑर्डिनेट क्लास होगा और कौन क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लास होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। अगर पहचाना जाए कि कौन सी क्लास होगी, अर्थात अर्थ पर किस प्रकार ये लोग निर्भर करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये प्रिंसिपल क्लास है, कैसे पहचानेंगे सबऑर्डिनेट क्लास है और कैसे पहचानेंगे कोऑर्डिनेट क्लास। एग्जांपल के द्वारा जैसे मैं लिखूं when the sun rose, the fog disappeared. अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर दो क्लासें क्यों हैं? क्योंकि एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। जब दो सेंटेंस तो दो क्लासें कैसे? क्योंकि यहाँ पर द सन क्या है, सब्जेक्ट है, और रोज क्या है, वर्ब है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, क्लास। तो यहाँ पर एक क्लास है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर द फॉग है और यहाँ पर डिसअपीयर्ड है। तो द फॉग क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट, और डिसअपीयर्ड क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब, गायब। तो यहाँ पर दी सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पर दी सब्जेक्ट वर्ब, इन दोनों सेंटेंसों में दो क्लासें हैं। लेकिन अब ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी क्लास कौन सी है, कौन प्रिंसिपल क्लास है, कौन सबऑर्डिनेट क्लास है और कौन कोऑर्डिनेट क्लास है। तो अगर बात करें, सबसे पहले हम इस क्लास की बात करते हैं। इसने कहा when the sun rose, जब सूर्य उगा, और इसके बाद कोई बात नहीं, फुल स्टॉप लगा। when the sun rose, जब सूर्य उगा, और यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, बात बंद कर दी। तो जब सूर्य उगा तो हुआ क्या, इसने अपनी पूरी बात नहीं बताई। ये दूसरी क्लास है कि इन्होंने बताया the fog disappeared, कोहरा गायब हो गया। तो मतलब ये वाली जो क्लास है अपना अर्थ नहीं बता पा रही है। कह रहे when the sun rose, जब सूर्य उगा तो हुआ क्या, हुआ ये। तो इसके अर्थ को पूरा करने के लिए ये वाली क्लास है, पीछे वाली जो सब्जेक्ट वर्ब ये क्लास होगी, ये आई। तो इसने बताया कि द फॉग डिसअपीयर्ड, मतलब कोहरा गायब हो गया। तो मतलब कहने का भाव ये कि ऐसी क्लास अभी हमने पढ़ा, ऐसी क्लास जो अपना अर्थ के लिए स्वतंत्र ना हो, अर्थात अपने अर्थ के लिए दूसरी क्लास पर निर्भर करती हो, वो क्या होगा, वो सबऑर्डिनेट क्लास होगी। और ऐसी क्लास जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लास पर निर्भर नहीं करती हो, प्रिंसिपल क्लास होगी। लेकिन अगर इस क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ से तो समझ में आया कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो प्रिंसिपल क्लास तब होगी जब ये अकेले भी अपना पूरा अर्थ दे दे। तो अगर मैं इसको छिपा लूं और इसका अर्थ निकालूं, द फॉग डिसअपीयर्ड, कोहरा गायब हो गया। तो मतलब ये अपना अर्थ पूरा दे रही है और साथ में साथ इस क्लास का भी अर्थ ये पूरा कर रही है। मतलब ये वाली जो क्लास है ये क्या हो जाएगी, हमारी सबऑर्डिनेट क्लास। क्या हो जाएगी भाई, सबऑर्डिनेट क्लास। और ये वाली जो क्लास है, पीछे वाली जो क्लास है, ये क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल क्लास। क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल क्लास। अब प्रिंसिपल क्लास ही क्यों नाम दिया, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट क्लास होती है उसमें कोई ना कोई कंजंक्शन जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन नहीं जुड़ा है तो हम इसको सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। बात समझ में आई होगी आपको, क्योंकि देखो when the sun rose, जब सूर्य उगा, जब सूर्य उगा तो मतलब क्या है, कोई ना कोई तो घटना हुई होगी। इसने पूरी बात नहीं बताई, और पूरी बात बताने के लिए दूसरी क्लास को आना पड़ा। तो एक क्लास है जिसने बताया था फॉग डिसअपीयर्ड,
जब सूर्य उगा तब हुआ क्या, कोहरा गायब हो गया। इसने ये इस क्लास ने इस क्लास की सहायता की, तथा जिस क्लास को जरूरत पड़ती है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, और जिस क्लास को जरूरत नहीं पड़ती है उसको क्या कहते हैं, हम प्रिंसिपल क्लास। यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लास है इसका नाम मुख्य क्लास भी है। ये सबऑर्डिनेट क्लास की क्या करती है, सहायता करती है। क्या करती है, सहायता करती है। तो आप लोग समझे होंगे कि यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास है और यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास है। क्यों? क्योंकि अगर इस क्लास को भी हटा दिया जाए तब भी अपने आप में पूर्ण क्लास है, ये पूरा अर्थ दे रही है। जैसे प्रिंसिपल का पावर डिसअपीयर्ड, कोहरा गायब हो गया, तो ठीक है, कोहरा गायब हो गया, पूरी बात बता रही है अपने अर्थ में, सिर्फ अपने अकेले में भी पूरी बात बता रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लास। ऐसी क्लास जो अपने अर्थ के लिए पूर्ण अर्थ दे दे वो क्या है, प्रिंसिपल क्लास। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कह दिया जाए व्हेन आई रीच्ड दिल्ली, आई रीच्ड दिल्ली, व्हेन आई रीच्ड दिल्ली। अब यहाँ पर मैंने इस क्लास को बंद, इस सेंटेंस को बंद कर दिया, फिर लिखा आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड। व्हेन आई रीच्ड दिल्ली, व्हेन माने जब मैं दिल्ली पहुंचा। यहाँ तक पूरा वाक्य है, यहाँ से दूसरी क्लास प्रारंभ है। देखिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक क्लास हो गई, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक क्लास हो गई। मतलब इन दोनों सेंटेंसों में दोनों सेंटेंस अलग अलग लिखे हुए हैं, तो दो सेंटेंस तो क्या हो जाएंगे, दो क्लास। तो यहाँ पर एक सेंटेंस ये है, एक ये। अब बात करें किस सेंटेंस में कौन सी क्लास का प्रयोग है। ये कह रहा है व्हेन आई रीच्ड दिल्ली, जब मैं दिल्ली पहुंचा, और बात इसने बंद कर दी। तो जब अगर हम ये बोले कि जब मैं दिल्ली पहुंचा, तो तुम लोग पूछोगे तो हाँ हुआ है, जब दिल्ली पहुंचे तो आगे आगे इसके आगे कोई बात होगी, लेकिन ये बात बताने में सक्षम नहीं है। तो अर्थात इसकी बात को पूरी करने के लिए कोई ना कोई आएगा। इसने बताया आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों से मिला। तो मतलब जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मैं अपने दोस्तों से मिला। तो ये क्लास क्या थी, अधूरी थी। अधूरी का मतलब अपना अर्थ नहीं दे पा रही थी, तो दूसरी क्लास आई, उसने अर्थ दिया। तो ऐसी क्लास जो अपना अर्थ ना दे पाए उसका क्या नाम है, सबऑर्डिनेट। क्या नाम हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास। पूरा अपना अर्थ नहीं दे पाए। अब अगर इसकी बात करें, ये कौन सी क्लास है, तो अगर बात करें इस क्लास को छिपाएं जरा, आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों से मिला। अर्थात ये जो क्लास है अपना पूरा अर्थ दे रही है, अब पूरा अर्थ दे रही है, साथ में साथ इस क्लास की सहायता भी कर रही है। तो ऐसी क्लास जो अपना पूरा अर्थ दे उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। और क्लास को कोऑर्डिनेट भी कहा जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लास इसलिए नहीं है क्योंकि ये किसी न किसी जोड़ बताने वाले कंजंक्शन से जुड़ी होती, तो हम इसको क्या कह देते, कोऑर्डिनेट क्लास। लेकिन ये किसी कंजंक्शन से नहीं जुड़ी है, तो हम इसको क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल क्लास। क्योंकि प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास आपस में समान व्यवहार रखती है, समान अर्थ रखती है। एक कोऑर्डिनेट क्लास भी प्रिंसिपल क्लास की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। तो आशा है आप लोगों को सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास की बात समझ में आई होगी। अब हम तुमको अंतर समझा रहा हूँ, प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास में अंतर देखेंगे कि कोऑर्डिनेट क्लास फिर किसको कहेंगे। तो आइए एक एग्जांपल के द्वारा। अब अगर एक बात की और एग्जांपल लिया जाए, जैसे सुरेश इज इंटेलिजेंट, फिर अगर मैं यहां पर लिख दूं एंड सुरेश इज ऑनेस्ट। अब यहां पर अगर बात किया जाए तो यहां पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यहां पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब को हम क्या कहेंगे, क्लास। एक सब्जेक्ट एक, यहां तो इस सेंटेंस में दो क्लासें हैं। तो अब बात करें, अर्थ निकालें कि दोनों क्लासों में अंतर क्या है, कौन सी क्या क्लास है। ये कह रहे हैं सुरेश इज इंटेलिजेंट, सुरेश क्या है, बुद्धिमान है। इस क्लास को अगर मैं देखूं तो सुरेश बुद्धिमान है, तो ये क्लास अपना पूरा अर्थ दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरा अर्थ बता रही है कि सुरेश नाम का जो व्यक्ति है
वो क्या है, इंटेलिजेंट मतलब होशियार है। क्या है, होशियार है। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि सुरेश इज ऑनेस्ट, सुरेश, और ये वाली क्लास की अगर बात करें तो ये कह रहे सुरेश इज ऑनेस्ट, सुरेश ईमानदार है। तो ये भी अपनी पूरी बात बता रही है और ये भी पूरी बात बता रही है। तो ऐसी क्लास जो अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र होती है उसको प्रिंसिपल क्लास कहते हैं और कोऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। तो अब ये समस्या है कि किस क्लास को प्रिंसिपल क्लास कहा जाए और किस क्लास को कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाए। तो ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेट क्लास उसको कहते हैं जो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ी हो और अर्थ अपना पूरा दे जाए। तो ध्यान देंगे कि ये जो एंड है, एंड से जुड़ी हुई क्लास क्या है, ये एंड क्या करता है, जोड़ बताने वाला कंजंक्शन है। तो ये वाली जो क्लास है ये एंड से जुड़ी हुई है, तो इसका नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लास। क्या नाम हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लास। और इस वाली क्लास का नाम हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास। क्या नाम हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लास। तो मैं आशा है कि आपको क्लास के बारे में पता चला होगा कि किसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं और किसको सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं और किसको हम कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लास के बारे में एक मोटा मोटा आंकड़ा ये जाना, क्लास सब्जेक्ट वर्ब का मिश्रण है और क्लास जो होती है 3 प्रकार की होती है, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास क्या होती है, अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र होती है। इसका नाम, एक नाम मेन क्लास तथा इसका दूसरा नाम इंडिपेंडेंट क्लास भी है। फिर हमने सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में जाना, तो जाना कि ऐसी क्लास जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लास पर निर्भर करती है, ऐसी क्लास जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लास पर निर्भर करती है उसको सबऑर्डिनेट क्लास। और फिर हमने कोऑर्डिनेट क्लास के बारे में जाना कि ऐसी क्लास जो अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र होती है, अर्थात किसी दूसरे क्लास की आवश्यकता नहीं होती है और यह प्रिंसिपल क्लास की तरह व्यवहार करती है, लेकिन किसी न किसी जोड़ बताने वाले कंजंक्शन से जुड़ी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था उसके बारे में हमने जान लिया कि वो किसी न किसी एक प्रिंसिपल क्लास, एक और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास से जुड़ा होता है। तो आइए हम थोड़ा कंपाउंड सेंटेंस के बारे में भी थोड़ा जान लें। आइए जानते हैं कि कंपाउंड किसको कहते हैं। बात चल रही थी सिंथेसिस की, बात चल रही थी सिंथेसिस की। किसकी बात चल रही थी, सिंथेसिस की। सिंथेसिस में हम लोग बात कर रहे थे सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो हमने जो है सिंपल के बारे में जान लिया था, सिंपल के बारे में जान लिया कि सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होती है, जिसमें फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है, जिसमें एक कम से कम एक फाइनाइट वर्ब। फिर हमने कॉम्प्लेक्स में जाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या जाना कि एक प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास प्लस वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लास। अब यहां से आप लोग जान गए होंगे कि किसको प्रिंसिपल क्लास कहते हैं और किसको सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। अब फिर अगर कंपाउंड की बात करें, किसकी बात करें, कंपाउंड सेंटेंस की बात करें, तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, तो ध्यान रखना जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास क्या होती है, प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेट क्लास, प्लस कोऑर्डिनेट क्लास। अब देखो इसमें एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, अब लेकिन मिनिमम क्या होना चाहिए, कम से कम एक तो होना चाहिए, लेकिन एक या एक से ज्यादा भी क्लासें हो सकती है कोऑर्डिनेट क्लास। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या जाना कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग हो उसको हम सिंपल कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास और एक या एक से अधिक क्या हो सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग हो, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसको कहा जाता है उसमें प्रिंसिपल क्लास तथा कोऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इस तरह से हमने सिंथेसिस की तीनों टेंसों के बारे में, तीनों सेंटेंसों के बारे में जान लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस बनाया कैसे जाता है। अब हम लोग पहले सिंपल के पूरे प्रकारों को पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने क्लास की जानकारी ले ली है।
इसकी अब जो सिंपल सेंटेंस है, ये जो सिंपल सेंटेंस है ये 8 प्रकार से बनाया जाता है। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से। जो सिंपल सेंटेंस है 8 प्रकार से बनाया जाता है। नंबर 1 पर अगर इस सिंपल सेंटेंस की बात करें, ये सिंपल सेंटेंस 8 प्रकार से निर्मित होता है। नंबर 1 पर ये पार्टिसिपल के प्रयोग से, पार्टिसिपल के प्रयोग से हम इसको पढ़ेंगे। पार्टिसिपल के प्रयोग से, पार्टिसिपल के प्रयोग से। नंबर 2 पर इसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से जानेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होते हैं। तो पहले इनके 8 प्रकार में बता दे रहा हूं, फिर एक एक प्रकार को हम उठाकर पढ़ेंगे। ये पार्टिसिपल क्या होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, क्योंकि ये जो सिंपल सेंटेंस है 8 प्रकार से बनता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से। तीसरा जो इसका होता है इन्फिनेटिव के प्रयोग से, इन्फिनेटिव टू के प्रयोग से, इन्फिनेटिव टू के प्रयोग से। फिर हम लोग इसमें जीरंड का प्रयोग करेंगे। नाउन या जीरंड से पूर्व, नाउन या जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी हम लोग सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे। का प्रयोग करके इसको भी हम जीरंड के प्रयोग से भी पढ़ेंगे। 5वें में हम लोग पढ़ेंगे नाउन फ्रेज अपोजिशन से, नाउन फ्रेज और अपोजिशन के प्रयोग से, और अपोजिशन, नाउन फ्रेज और अपोजिशन के प्रयोग से। फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे एडजेक्टिव के प्रयोग से, एडजेक्टिव के प्रयोग से। फिर 7वें नंबर पर हम लोग इसको पढ़ेंगे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के प्रयोग से, फ्रेज के प्रयोग से, अब इसी का जो 8वां नंबर होता है वो कंजंक्शन एंड के प्रयोग से, कंजंक्शन एंड के प्रयोग से, कंजंक्शन। तो इस प्रकार से जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार से बनता है? तो 8 प्रकार से बनता है। सर्वप्रथम हम किस प्रयोग से पढ़ेंगे? पार्टिसिपल के प्रयोग से पढ़ेंगे इसको, कि पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। फिर हम पार्टिसिपल जब पढ़ेंगे तो पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं, उन तीनों प्रकार को भी पढ़ेंगे कि कब कौन सा पार्टिसिपल लगेगा सिंपल में, क्योंकि पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो उन विस्तार से हम लोग पार्टिसिपल पढ़ेंगे। फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से भी हम सिंपल को जानेंगे, और फिर इन्फिनेटिव टू के प्रयोग से भी पढ़ेंगे। 4थे नंबर पर हम नाउन या जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन के प्रयोग से भी सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे कि कैसे बनता है। फिर हम लोग नाउन फ्रेज अपोजिशन के नियम से, फिर हम लोग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज या एडजेक्टिव के प्रयोग से पढ़ेंगे। फिर हम लोग कंजंक्शन एंड के प्रयोग से भी पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा देखते हैं कि पार्टिसिपल के प्रयोग से भी कैसे बनता है या पार्टिसिपल किसको कहते हैं। और पार्टिसिपल जो होता है रियल में जब हम वर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन कराते हैं, अगर यूं कह दिया जाए कि जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है तब भी पार्टिसिपल बनता है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से भी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो हम लोग पार्टिसिपल को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल नए से पार्टिसिपल के प्रयोग से हम लोग सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।